तो सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। सामान्य ज्ञान या फिर तार्किक क्षमता जिसे हम कह सकते हैं, आपके एग्जाम में यह 55 नंबर का आने वाला है। इसी के अंदर आपको मैथ, कंप्यूटर और एक्ट, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको इसी सामान्य ज्ञान के अंदर आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आज हम बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन की संख्या भी आज हमने बढ़ाई है। साथ ही साथ में मैथ के जो आपके जो अप्रॉक्सीमेट वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको भी आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। लगभग 3 से 4 प्रश्न अप्रॉक्सीमेट वाले आपके एग्जाम में आते हैं, तो उनको भी आज हम कवर करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लेकर के आ गए हैं। इससे पहले सभी सब्जेक्ट के 4-4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल में हमने प्लेलिस्ट बना रखी है महिला पर्यवेक्षक करके, वहाँ पर जा करके प्लेलिस्ट ओपन करके सारी वीडियो एक साथ में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आज आप लोगों के सहयोग से सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आज सुबह ही पूरे हुए हैं। तो अभी हम कुछ देर में आपको ऑफ़र बताने वाले हैं कि आज जो है हम 24 घंटे के लिए एक ऑफ़र चालू करने वाले हैं। उस ऑफ़र का लाभ आप लोग ले सकते हैं। क्या ऑफ़र है अभी आपको बताएँगे। चलिए फिलहाल क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के बीच में आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है? और नोटिफ़िकेशन बेल भी आपको दबा लेना है। चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास। साथ ही साथ में आपको बता दें, एमपी महिला सुपरवाइज़र चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर नोट्स आपको मात्र ₹128 में मिलने वाले हैं। ₹128 में आप ये चारों सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं। सिंगल सब्जेक्ट के नोट्स अगर आपको मँगाना है तो मात्र ₹39 में आप जो है सिंगल सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं। चारों सब्जेक्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका बाल विकास है, बाल विकास के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, ठीक है? इसके अलावा सामान्य ज्ञान में आपके मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। मैनेजमेंट जिसे हम प्रबंधकीय कौशल कहते हैं, उसके कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है? तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट के एक साथ में कंप्लीट नोट्स आपको अगर मँगाना है, तो मात्र ₹128 में आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। ये आपको स्कैनर दिख रहा है, इसी स्कैनर पर आपको ₹128 का पेमेंट करना है, ठीक है? 128 का पेमेंट करके और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है, ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, देखिए ऊपर, यहाँ पर साइड में लिखा होगा व्हाट्सएप नंबर 7052547003, ये देखिए 7052547003। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। तुरंत के तुरंत आपको जो है पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, ठीक है? ध्यान रखना, ये पीडीएफ है, ये आपके घर पर नहीं आएगी, व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कराई जाएगी। घर पर इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि अभी अगर हम भेजेंगे तो घर पर पहुँचने में कम से कम 15 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है? और आपके एग्ज़ाम 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर आप पढ़ेंगे क्या, ठीक है? इसलिए तुरंत की तुरंत हम जो है नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। नंबर ज़रूर ध्यान रखिएगा, 7052547003। इसी पर आपको जो है मैसेज करना है, इसी पर आपको व्हाट्सएप सेंड करना है, ठीक है? चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, तो आज का पहला प्रश्न है, मधुमेह से ग्रसित मरीज की मूत्र में से किसका सैंपल लिया जाता है? यानी जो डायबिटीज रोग से ग्रसित होते हैं, तो उनके मूत्र का सैंपल लिया जाता है, ठीक है? तो उस मूत्र में से किस चीज़ को निकाल करके यह पता किया जाता है कि हाँ भाई, इसको डायबिटीज है और किस लेवल तक की डायबिटीज है? आइए देखते हैं ऑप्शन। 4 ऑप्शन है, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या फिर इनमें से कोई नहीं। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो के बीच में आपको ऑफर बताने वाले हैं, ठीक है? जो कि 24 घंटे के लिए लागू होगा। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ग्लूकोज़ को निकाला जाता है। जो मूत्र का सैंपल लिया जाता है, यूरिन का सैंपल लिया जाता है, उसमें से वो ग्लूकोज़ को निकालते हैं और ग्लूकोज़ में यह पता करते हैं कि किस लेवल तक इसको जो है डायबिटीज़ हो रखा है, और उसकी फिर उसी हिसाब से दवाई चलती है। देखिए, ग्लूकोज़ क्या है? तो ग्लूकोज़ एक मीठा शर्करा होता है, जिसकी अधिकता की वजह से व्यक्ति मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाता है। यही ग्लूकोज़ जो है वो बढ़ जाता है। फिर कहते हैं भैया ब्लड शुगर हो गया है इनको, या फिर यूरिन शुगर हो गया है। तो ये जो ग्लूकोज़ है, उसकी मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है, तो फिर जो है यह रोग हो जाता है, जिसे हम डायबिटीज या फिर मधुमेह रोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका मैथ का आ गया, ठीक है? अब देखिए, इसको आराम से अपन सॉल्व करेंगे। सारी चीज़ों को धीरे-धीरे समझना, 2 बार आपको हम समझाएँगे जिससे आपके समझ में आए, क्योंकि ज़्यादातर बहनों का ये कमेंट रहता है कि सर मैथ समझ में नहीं आता, मैथ आप हमें अच्छे से समझा दीजिए। तो मैथ आपको हम समझाने वाले हैं, ठीक है? लगभग 4 से 5 प्रश्न हमने मैथ के लिए हैं। देखिए, तो रमन एक काम को 27 दिन में पूरा करता है। सूरज और रमन दोनों एक साथ मिलकर के उसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे दोनों इस काम के लिए 12,000 रुपए पाते हैं, बातें नहीं पाते हैं, पाते हैं, तो सूरज का हिस्सा क्या होगा? ठीक है? सवाल को समझिए। सवाल ये कह रहा है भैया कि ये एक रमन नाम का लड़का है, एक सूरज नाम का लड़का है। दोनों साथ मिलकर काम करें तो 18 दिन में कर लेते हैं, और रमन अकेला 27 दिन में कर लेता है। अब कह रहे हैं वो दोनों मिलकर के 12,000 रुपए पाते हैं। बताइए कि सूरज का क्या हिस्सा है? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है? देखिए, सबसे पहले
सबसे पहले रमन को लिखिए। रमन क्या कर रहा है भैया? 27 दिन में काम को कर रहा है, ठीक है? और रमन और सूरज मिलकर के, यानी रमन प्लस सूरज दोनों मिलकर के ये काम कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में कर रहे हैं। अब अपन को टोटल वर्क निकालना रहता है, तो टोटल वर्क जब निकालेंगे तो इनका एलसीएम निकालेंगे दोनों का। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 27 और 18 का एलसीएम 54 आएगा, 54 आएगा। आप निकाल करके देख लेना, ठीक है? अब एक का काम निकालेंगे, तो सबसे पहले अब एक का काम निकालने के लिए इस 27 को अपन 54 में डिवाइड देंगे, तो 27 दूनी 54 होता है, यानी कि ये जो रमन है ये 2 काम करता है, 2 यूनिट काम करता है। 2 निकल करके आ गया, 27 का भाग 54 में दिया, यहाँ पर देखिए करके देख लीजिए 2 बार जाएगा, ठीक है? तो ये 2 हम लिख देंगे किसके सामने? रमन के सामने। और दोनों मिलकर के, रमन और सूरज दोनों मिलकर के 18 दिन में करते हैं, तो दोनों का काम निकालते हैं। इसके लिए आप 18 का डिवाइड इसमें देंगे। जब हमने 18 का डिवाइड 54 में दिया तो 3 निकल करके आ गया, यानी कि रमन जो है वो 2 दिन में काम करता है, रमन और सूरज दोनों मिलकर के 3 दिन में काम करते हैं, ठीक है? अब ये पूरा आपको समझ में आ गया। अब अलग-अलग लिख लेते हैं। देखिए, रमन काम करता है 2 दिन में और रमन और सूरज दोनों मिलकर के काम करते हैं 3 दिन में, ठीक है? ये निकल कर के आ गया। अब बताइए कि सूरज कितने दिन में काम करेगा? हमको दिखाई दे रहा है कि रमन तो 2 दिन में कर रहा है, तो रमन की जगह पर 2 लिख दीजिए प्लस सूरज बराबर 3, ठीक है? अब सूरज का काम निकाल सकते हैं ना आप। सूरज बराबर कितना आ जाएगा? ये 2 जो है वो उस साइड चला जाएगा, तो ये माइनस का यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 3 में से 2 गया 1, यानी कि ये जो आपका रमन है वो किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, जो सूरज है वो किसी काम को 1 दिन में कर रहा है। दोनों का काम पता चल गया हमें, ठीक है? दोनों का काम पता चल गया कि रमन जो है वो 2 दिन में कर रहा है, सूरज जो है वो 1 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर के कमा कितने रहे हैं? 12,000 रुपए सर कमा रहे हैं ये, 12,000 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है? पूछा क्या है आपसे? कह रहा है कि रमन का जो है हिस्सा बताइए आप। तो रमन कितना दिन में काम करता है? 1 दिन में, उस 1 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? सॉरी, दोनों मिलकर के कितने दिन काम करते हैं? दोनों मिलकर के काम करते हैं 3 दिन में, ठीक है? तो इस 3 को यहाँ पर लिख देंगे। टोटल पैसा हो गया, टोटल वर्क हो गया। पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है सूरज का। सूरज कितने दिन काम करता है? 1 दिन में। इस 1 को यहाँ पर कर देंगे, ठीक है? बस अब कुछ नहीं करना, डिवाइड दे दीजिए। 3 का डिवाइड 12,000 में देंगे तो 4,000 इसका सही आंसर निकल कर के आ जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? फिर से समझा देते हैं। देखिए, या ये तो समझ में आ गया ना कि कैसे वर्क निकालते हैं। तो हमको ये पता चला कि जो रमन है वो किसी काम को 2 दिन में कर रहा है सर, और सूरज जो है वो किसी काम को 1 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर के सर 12,000 रुपए कमा रहे हैं। मिलकर के दोनों 12,000 रुपए कमा रहे हैं। दोनों मिलकर के कितने दिन काम कर रहे हैं? 3 दिन काम कर रहे हैं, तो 3 यहाँ पर लिख दीजिए। पूछ रहा है कि सूरज का हिस्सा कितना है? सूरज का हिस्सा तो 1 है, तो यहाँ पर 1 से गुणा कर दीजिए। अगर रमन का पूछते तो 2 से गुणा कर देते। अब बस डिवाइड दे दीजिए। 3 का डिवाइड 12,000 में दिया, कितना निकल कर के आ गया? 4,000 निकल कर के आ गया, ठीक है? अगर आपसे रमन का पूछते तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो 4,000 ये निकल कर के आया, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। तो 8,000 रुपए रमन को मिलेंगे और 4,000 रुपए सूरज को मिलेंगे। इस तरह से दोनों मिलकर के 12,000 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है? अभी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर अगली वीडियो में आपको समझा देंगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं मैथ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये लो भैया, रीजनिंग आ गई, ठीक है? ये रीजनिंग से भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं और ऐसे सवालों से और ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो चलिए ऐसे सवालों को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि कुछ अभियंता अध्यापक हैं और कुछ अध्यापक योग्य हैं। फिर निष्कर्ष दिया हुआ है। निष्कर्ष पर अपन बाद में जाएँगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ अभियंता, एक अभियंता का गोला बना लीजिए, ये मान लीजिए अभियंता है। अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, ठीक है? तो ये अभियंता है। इनका कहना है कि कुछ अभियंता अध्यापक हैं, तो कुछ लोग अध्यापक हैं तो हमने अध्यापक बना लिया, यहाँ पर ये टीचर हो गया, ठीक है? और कुछ अध्यापक योग्य हैं, यानी कि ये जो अध्यापक हैं वो क्या है? योग्य हैं, तो ये हमने योग्य लिख लिया यहाँ पर, ठीक है? अपना बन गया डायग्राम। अब अपन चलते हैं सीधे निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष कह रहा है कुछ अभियंता योग्य हैं, यानी कि कुछ इंजीनियर योग्य हैं। क्या आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर टच करते हुए दिख रहा है? ये क्या, ये गोला योग्य से टच कर रहा है क्या? अभियंता वाला नहीं कर रहा है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। ये अभियंता वाला गोला योग्य से टच कर रहा है क्या? कहीं पर भी आपको दिख रहा है टच करते हुए? नहीं दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत। फिर कह रहा है सभी योग्य अभियंता हैं, यानी कि जितने भी योग्य हैं वो सब अभियंता हैं। तो हमको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अभियंता का गोला योग से टच ही नहीं कर रहा है, तो ना तो अभियंता का योग से कोई मतलब होगा, ना योग्य का अभियंता से कोई मतलब होगा, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। समझ में आया? एक बार और समझाते हैं। देखिए, देखिए बीच में समझाते हैं। कुछ अभियंता, यानी जो कुछ इंजीनियर हैं वो टीचर हैं, ऐसे लिख लें अपन, इंग्लिश में लिख लेते हैं। कुछ इंजीनियर, ठीक है? कुछ इंजीनियर टीचर हैं, ठीक है? टीचर बना दिया हमने, ओके। और कुछ जो टीचर हैं वो योग्य हैं, तो ये टीचर को हमने क्या किया? योग्य बना दिया, ठीक है? योग्य लिख दिया यहाँ पर, ये लीजिए योग्य लिख दिया। अब अपन निष्कर्ष की ओर चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि कुछ इंजीनियर योग्य हैं। आप देखिए, इंजीनियर का गोला इधर है, योग्य का गोला इधर है, कोई भी कहीं पर भी टच कर रहा है क्या? कोई भी कनेक्शन है क्या? नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत।
फिर कह रहा सभी योग्य अभियंता हैं। ये योग्य अभियंता कैसे हो सकते हैं? जब योग्य का यहाँ से कोई टच ही नहीं कर रहा है, कोई संबंध ही नहीं है, तो योग्य और अभियंता के बीच में जो भी संबंध बताएगा, वो सारे संबंध गलत पाए जाएँगे। यानी कि आपका दोनों जो आपका ऑप्शन है वो गलत है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर कह रहा है यदि केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है या फिर कोई नहीं सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। रीजनिंग भी समझ में आ रही है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिससे हमें पता चलता रहे कि हाँ, आपको समझ में आ रही है, आपको वीडियो कैसी लग रही है। हमने फिर आपसे बार-बार कहा है, आपके कमेंट हमारे लिए पेट्रोल का काम करते हैं, ठीक है? यानी हमको और ऊर्जा मिलती है जो है अच्छी-अच्छी वीडियो लेकर के आने में, अच्छे-अच्छे सवाल लेकर के आने में, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा क्योंकि आज प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? यानी गुणसूत्र किसके द्वारा जो है गुणसूत्र को हम जोड़ते हैं? गुणसूत्र का कार्य क्या होता है? श्वसन से, प्रजनन से, आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण से या फिर इनमें से कोई नहीं? इसके बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण से गुणसूत्र संबंधित होते हैं। कैसे सर? आइए देख लेते हैं। तो माता-पिता के आनुवांशिक लक्षण गुणसूत्र के माध्यम से ही संतान में प्रवेश करते हैं। आपको बार-बार बताया था, ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए की मदद से ही ये जो इस डीएनए पे क्या होता है, गुणसूत्र बैठे रहते हैं, ठीक है? और ये डीएनए क्या होता है, माता-पिता से संतान के अंदर पहुँचता है, तो इस गुणसूत्र की मदद से जो माता-पिता के गुण होते हैं, वो संतान के अंदर जो है शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, तस्वीर में, अब ये रीजनिंग का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा, उसके पुत्र का पिता मेरी माँ का दामाद है। बताइए सालू उस महिला से किस तरह से संबंधित है? तो चलिए इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तस्वीर में एक महिला की तस्वीर बना दीजिए। ये लीजिए, ये महिला है, ठीक है? ये महिला की तस्वीर है। सालू कह रही है, ये रही सालू, ठीक है? ये रही सालू। सालू कह रही है उसके पिता, यानी कि इसके जो पिता हैं, इस महिला के जो पिता हैं, ये रहे इनके पिता, ठीक है? सालू ने कहा उसके पुत्र का पिता, यानी इस महिला के, ये जो महिला है, इसका एक पुत्र है, ठीक है? इस महिला के पुत्र का पिता, यानी कि ये हो जाएगा। इसकी माँ का दामाद है, किसकी? सालू की माँ है, ठीक है? सालू की माँ है और इसका ये कौन है? दामाद है। तो दामाद कब होगा? जब ये इन इन दोनों की शादी हो गई होगी, ठीक है? किसकी? उस महिला की और उस पुरुष की जिसके बारे में बता रही है, ठीक है? इन दोनों की शादी हो गई होगी, तभी तो ये इसकी माँ का दामाद हो जाएगा ये, ठीक है ना? अगर ये जो है, ये व्यक्ति जो है वो इसकी माँ का दामाद है, यानी इसकी बहन का पति होगा, सालू की बहन का ये पति होगा, ठीक है ना? तभी तो इसकी माँ का दामाद होगा। तो वो यही पूछ रहा है कि सालू जो है उस महिला से कैसे संबंधित है, इस महिला से कैसे संबंधित है? आपको दिखाई दे रहा है ये सालू की बहन हो जाएगी, यानी कि जिस महिला के बारे में बात कर रही वो, जिसकी तस्वीर उसको दिखाया जा रहा है, वो सालू की बहन है, ठीक है? फिर से समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाएँगे, वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए। देखिए, ये है सालू, ओके भैया। ये है वो महिला जिसकी फ़ोटो के बारे में वो बात कर रही हैं। ये है वो व्यक्ति जिसके बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए, तस्वीर में एक महिला की इशारा करते हुए, ये महिला की तस्वीर है, ठीक है? ये तस्वीर है जिसमें महिला है, महिला के लिए नेगेटिव लगा देते हैं। सालू ने कहा उसके पुत्र का पिता, यानी कि ये जो महिला है इसका ये पुत्र है, ठीक है? इस पुत्र का जो पिता है, यानी कि ये जो पिता है, अगर इस महिला के पुत्र का ये पिता होगा, यानी इस महिला का ये कौन होगा? पति होगा, तभी तो पति-पत्नी होंगे, तभी तो ये पुत्र होगा इनका। तो ये माइनस, ये प्लस, ठीक है? मेरी माँ का, यानी कि सालू की ये माँ है, ठीक है? माइनस कर दीजिए। मेरी माँ का दामाद है। अब ये दामाद कब होगा? जब ये सालू जो इसकी माँ है, इसकी ये दूसरी बेटी होगी, क्योंकि सालू की तो शादी हुई नहीं है, ठीक है? तो ये इसकी बेटी है, किसकी? इसके माँ की, इसकी बेटी जो है, तो ये जो है आपस में क्या है? पति-पत्नी है और सालू क्या है? इसकी बहन है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि सालू का उस तस्वीर वाली महिला से क्या संबंध है? तो तस्वीर वाली महिला से सालू सालू का यह संबंध है कि सालू जो है वो तस्वीर वाली महिला की कौन है? बहन है। ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, एक थैली में ₹1, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धनराशि ₹210 है, तो ₹1 की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैथ आज हम आपको बिल्कुल समझाने वाले हैं अच्छे से, ठीक है? बस आप धैर्यपूर्वक समझते रहिए। आंसर इसका ये हो जाएगा, आंसर के पीछे मत भागिए, पहले आप इसको सॉल्व करना सीखिए। देखिए, अब यहाँ पर हम पहले रुपए लिख लेंगे। रुपए कितने हैं? 1 है, ठीक है? 50 पैसे हैं, ठीक है? उसके बाद में 25 पैसे हैं। रेशियो देखिए क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 5, इसका अनुपात जो है 5 है, ये 6 है। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, ₹1 के 5 सिक्के हैं और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। अब हम निकालेंगे कि ये टोटल रुपए कितने हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अपन को धनराशि दी गई है, रुपए निकालिए। अगर ₹1 के 5 सिक्के हैं तो कितना रुपए हुए? ₹5 हो गए, सही बात है भैया। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? ₹3 हो गए, बिल्कुल सही बात है।
उसके बाद में 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 2 रुपए हो गए, है ना? अब चलिए जोड़िए इनको 5, 3, 8, 8 और 2 10 यानी कि टोटल इनके पास में 10 रुपए हैं इनके अकॉर्डिंग, ठीक है? जो सवाल में बता रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग इनके पास में 10 रुपए हैं। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? ये 10 रुपए नहीं है, ये 10 रुपए नहीं है, ये तो हमारे पास में 210 रुपए हैं। यानी कि 10 एक्स की वैल्यू 210 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए यानी कि 1 एक्स की वैल्यू निकालिए तो 0 से 0 कट जाएगा यानी 1 की वैल्यू जो है वो 21 रुपए आ जाएगी। 1 की वैल्यू 21 रुपए है। आपसे कह रहा है कि जो 1 रुपए के सिक्के हैं ना, उनकी संख्या कितनी है? 1 रुपए के कितने सिक्के थे? 5 सिक्के थे, लेकिन 5 नहीं, हमारी तो 21 निकल के आई वैल्यू, तो 5 में 21 का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 105। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? फिर से समझाएँ? फिर से समझ लीजिए। देखिए, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएँगे? 5 हो जाएँगे, ठीक है सर। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, कितने रुपए हो जाएँगे? 3 रुपए हो जाएँगे, ठीक है सर। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, कितने रुपए हो जाएँगे? 2 रुपए हो जाएँगे। ये तो समझ में आता है ना भई ये कैसे रुपए ब बन रहे हैं। इनको जोड़िए 5, 3, 8 और 2 10, 10 एक्स आ गया, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है 10 एक्स नहीं है, वो तो 210 एक्स है। अच्छा 210 एक्स है तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकालिए, 0 से 0 गया, एक्स की वैल्यू निकल कर के आ गई 21। अब ये कह रहा भैया ये बताओ 5 रुपए के कितने सिक्के मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के थे? हमको पता है 1 रुपए के 5 सिक्के थे। कह रहा कितने रुपए हो जाएँगे? तो 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 की वैल्यू 21 है तो 5 की वैल्यू 105, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनजाति उप योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की योजना कब शुरू की गई थी? तो ये आश्रम विद्यालयों की योजना कब शुरू की गई? देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1990-91 में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की गई थी। इसमें क्या हम थोड़ा अपन तेज चलेंगे, क्योंकि मैथ के सवाल 2 बार समझा रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन तेज भागेंगे, ठीक है? देखिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय एक केंद्रीय योजना लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य 1990-91 से जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालय स्थापित करना है, ठीक है? डेट याद रखिएगा बस। बाकी जिन लोगों ने पीडीएफ ले रखी है, पूरा हमने योजनाओं की पीडीएफ अभी कल ही योजनाएँ कंप्लीट कराई हैं। योजनाओं की पीडीएफ सबको दे दिया है, ठीक है? कंप्लीट पीडीएफ आपको दे रखा है, उसमें योजना भी है आपकी, ठीक है? एक्ट भी हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको वहाँ पर मिलने वाला है, तो तुरंत अपने-अपने नोट्स मँगा लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सी योजना जेपी नारायण के जन्म वार्षिकी के मौसम पर मौके पर आरंभ की गई थी? यानी कि जयप्रकाश नारायण के मौके पर, जन्म के मौके पर जो है आरंभ की गई थी। मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, सांझी योजना या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सांझी योजना शुरू की गई थी जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस के अवसर पर। देखिए, तो 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इस योजना को शुरू किया गया था। मैथ आपका ये जो है रीजनिंग का एक और सवाल आपके सामने आ गया है। देखिए, रीजनिंग का सवाल आ गया है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बीच वाले ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना रहता है कि जो इसका एक जो है मतलब कह सकते हैं कि सीरीज़ बना दे, एक अर्थपूर्ण इसका मतलब निकाल दे कि यह एक ऐसे पैटर्न को फ़ॉलो कर रहा है, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया गया है। देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों से लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। अब ये आपको दिया गया है और ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, क्या कह रहा है? इसमें थोड़ा-सा इसको बड़ा कर देते हैं तो आपको समझ में सही आएगा। देखिए, ये कह रहा है कि एपीएल, एपीपी, ईपीएलई। अब इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो संख्या एक साथ में दी गई, सबसे ज़्यादा जो नंबर एक साथ में दिए गए, उनको पकड़ना है। उनको पकड़िए तो कह रहा है कि एपीपी, एपीपी उसके बाद में ई भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, तो आपके दिमाग में इंग्लिश का एक लेटर आ रहा होगा ए डबल पी एल ई, एप्पल माने सेब। ये जैसे ही आपके दिमाग में आएगा, तुरंत आप इसके पैटर्न को फ़ॉलो कीजिए। अब देखिए, कह रहा है कि अब इसको आपको समझ में आ गया कि ये तो एप्पल बन रहा है, क्योंकि ए डबल पी यहाँ पर दिया है, लास्ट में एल ही आ रहा है, तो जोड़ करके देखेंगे तो एप्पल बनेगा। अब एप्पल के हिसाब से जो चीज़ें इसके बीच में फिट होंगी, उनको उनको फिट कर देंगे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, फिट करके आप देखिए, ये जो बीच में लाइन खाली इसको लिख दीजिए यहाँ पर, तो ये पी हो जाएगा, ए पी, ठीक है? उसके बाद में एल के बाद में ई लिख दीजिए, फिर डबल पी दिया हो ए डबल पी, फिर से उसके बाद में एल आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर डबल पी आ जाएगा। इसको थोड़ा-सा अलग लिख करके आप जो है यहाँ पर सॉल्व कर लेना, अपने कॉपी में लिख करके सॉल्व करना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आएगा। ये जो पैटर्न बन रहा है वो बार-बार ए डबल पी एल ई लिखा है, ए डबल पी एल ई, ए डबल पी एल ई। 2 बार ये चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी एप्पल की स्पेलिंग 2 या 3 बार लिखी गई होगी। देखिए, ए डबल पी एल ई एक बार हो गया, ए डबल पी एल ई एक बार हो गया और ए डबल पी एल ई एक बार हो गया। यानी कि 3 बार में इसको एप्पल लिखा गया है, 3 बार में अलग-अलग पैटर्न में, ठीक है? तोड़ करके भी आप देख सकते हैं, बीच-बीच में जो है जैसे मान लीजिए 12 संख्याओं की है, ठीक है? 12 संख्याओं का कोई जो है एक आपको सीरीज़ दी गई है, तो इसको बीच में तोड़ लीजिए, 4-4 अंकों में डिवाइड कर लीजिए, फिर आप पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है? 5-5 अंकों में डिवाइड कर लीजिए, पैटर्न बना सकते हैं। इस तरह से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, लगभग मान के चलिए 5-5 अंकों में डिवाइड करेंगे, तो ये एप्पल का एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है? तो ये एप्पल आपका लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यही है आपका अप्रॉक्सिमेट वाला, ठीक है?
ये आपका अप्रॉक्सीमेट वाला है, लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में इसमें से देखने को मिलते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। अंडर रूट में 50 दिया है, अंडर रूट में 37 दिया है, अंडर रूट में 65 दिया है और अंडर रूट में 82 दिया है। आप पूछ रहे हैं बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सर 50 का अंडर रूट तो हमको आता ही नहीं है, 50 का अंडर रूट कैसे निकालें? ना सर 37 का अंडर रूट आता है। तो ऐसे में क्या करना आपको इसके नज़दीक वाले अंडर रूट को देखना है। 50 के नज़दीक क्या होता है? 49 होता है सर, याद आ गया हमें 49 होता है। अच्छा भैया लिख लीजिए अलग से 49 होता है, ठीक है भैया। उसके बाद में गुणा में ये आपका 37 किसका होता है? 37 के आस-पास सर 36 होता है, तो 36 लिख लिया हमने, ठीक है, ओके। 65 क्या होता है? 65 के आस-पास में 64 होता है सर, तो 64 लिख लिया हमने, ओके। उसके बाद में क्या है माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा लीजिए। 82 किसके आस-पास होता है सर? 82 तो 81 के आस-पास होता है, तो यहाँ पर 81 लिख लेंगे। बस अब यही आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके देखिए, रुकिए ये तो नीचे आ गया बिल्कुल, 1 मिनट रुकिए, ऊपर करते हैं। चलिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करिए। 49 का अंडर रूट कितना होता है? सर 7 होता है, ठीक है, गुणा लगा दीजिए। 36 का अंडर रूट खोलेंगे कितना होगा? सर 6 होगा, गुणा लगा लीजिए। इसके बाद प्लस लगा हुआ है, ठीक है। 64 किसका होता है? 8 का होता है, 8 लिख दीजिए, ओके। माइनस लिखा हुआ है, 81 किसका होता है? 9 का होता है, 9 लिख दीजिए। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। नीचे वाले को भूल जाइए बिल्कुल, ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए। 7 छंगे कितना होता है? 42 होता है। 42 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा और 50 में से जब 9 घटाएँगे कितना आएगा? 41 आ जाएगा, यानी कि 41 आपका सही आंसर हो जाएगा। हम सोचते हैं इसको दोबारा समझाने की आवश्यकता तो है नहीं, समझ गए ना? 50 के आस-पास में किसका अंडर रूट होता है? 49 होता है। 37 के पास में 36 होता है, 65 के पास में 64 होता है, 82 के पास में 81 होता है और ऐसे आपको 2 से 3 सवाल ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं अप्रॉक्सिमेट वाले आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? इनको इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ़र के बारे में बताएँगे, परेशान मत हो। अभी चलते हैं, अभी क्वेश्चन कर लें। देखिए 11 नंबर, कौन से वित्तीय वर्ष से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को भारतीय सहायता से जो है अलग कर दिया गया? यानी भारत सरकार ने कौन-सा ऐसा जो है आपका वित्तीय वर्ष था जिसमें कि इसको अलग कर दिया था किसको? पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को, जो भारतीय मतलब कि आपकी जो बजट बनता है, उस बजट से इसको अलग कर दिया गया था किस वर्ष? चलिए देख लेते हैं। 2012-13, 2013-14, 2014-15। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2015-16 में इसको अलग कर दिया गया था। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को भारतीय जो आपका बजट था उससे अलग कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा-सा आपको बता देते हैं। देखिए, तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 19 फरवरी 2007 को असम के बरपेटा से इसको चालू किया था। ये जो योजना बाद में बंद की गई, इसको बरपेटा से चालू किया गया था। वित्तीय वर्ष 2015-16 में केंद्र सरकार के बजट के समर्थन से इसको अलग कर दिया गया। यानी सेंट्रल ने ये कह दिया भैया इसके बारे में हम आपको पैसा नहीं दे पाएँगे। अब ये राज्य सरकार को दिया जाता है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि अब राज्य सरकार देगी, हम नहीं दे पाएँगे, ठीक है? तो इसको कब अलग किया गया? 2015-16 में जो है केंद्र सरकार ने इसको अलग कर दिया था। आगे देखिए, चालू किसने किया था? मनमोहन सिंह जी ने किया था। ज़रूर याद रखना क्योंकि अभी इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है? तो पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन-सी योजना विश्व की सबसे बड़ी अनोखी आउटरीच कार्यक्रम है? यानी कौन-सी ऐसी योजना है जो कि एक सबसे बड़ा अनोखा आउटरीच कार्यक्रम हो जाएगा? चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास योजना जिसे हम आईसीडीएस कहते हैं, समेकित बाल संरक्षण योजना या फिर किशोरी शक्ति योजना। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि समन्वित बाल विकास योजना जिसे हम आईसीडीएस कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अनोखी आउटरीच कार्यक्रम है, ठीक है? आउटरीच का अर्थ होता है कि जो महिलाएं और बच्चे हैं उनके लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखिए, तो योजना के लाभार्थी 0 से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे होंगे उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। गर्भवती महिलाएं या फिर स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होंगी उनके लिए यह जो योजना है वो शुरू की गई है और आईसीडीएस 1975 में शुरू की गई थी। आईसीडीएस के बारे में आपको हमने डिटेल में बताया, जिन लोगों को हमने पीडीएफ दी है उनको पता होगा। आईसीडीएस के बारे में डिटेल में बता रखा है, सभी योजनाओं के बारे में डिटेल में हमने बता रखा है और कल उसकी एमसीक्यू भी हमने करा दिया था, ठीक है? अगर आपने योजना वाला एमसीक्यू नहीं देखा है तो टॉप 100 योजनाओं की वीडियो कल हमने डाली थी, आप लोग जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर भी दिख गया। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 4% की दर से ₹1 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आपके सामने है, इसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। उससे पहले आज आज का जो ऑफ़र है वो आपको बता दें। आपको पता है सक्सेस जंक्शन ने आज जो है 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए हैं,
ठीक है, इस सवाल को बताने से पहले बता दें, 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए हैं तो आपके लिए एक ऑफ़र जो है सक्सेस जंक्शन के द्वारा निकाला गया है। इसमें क्या है, अभी तक जो आपको ₹128 की पीडीएफ मिल रही थी एमपी महिला सुपरवाइज़र की, इसमें जो है ₹8 की कमी की गई है। 10 कर देते हैं, चलो आपकी मन रख देते हैं, ₹10 की कमी की गई है। मात्र ₹118 में यह पीडीएफ आपको दी जाएगी। अब जो लोग पहले वीडियो देख कर के निकल गए होंगे उनको घाटा हो गया, ठीक है ना? तो मात्र ₹118 में आपको यह पीडीएफ कल तक दी जाएगी। अभी हम 2 बजे इस वीडियो को अपलोड कर देंगे, तो आज 2 बजे से लेकर के कल दोपहर के 2 बजे तक यह पीडीएफ आपको मात्र ₹118 में दी जा रही है, तो तुरंत मंगवा लीजिए। इसके अलावा एमपी टेट वर्ग 3, एमपी टेट वर्ग 3 जो चयन परीक्षा है, उसकी पीडीएफ जो ₹111 वाली है, इसमें भी ₹10 का जो है हम लॉ वो कर दे रहे हैं, ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक है? तो ये जो पीडीएफ है, ये आपको चलिए और कम कर देते हैं, ₹99 में आपको मिलने वाली है। केवल आज 2 बजे से लेकर के कल 2 बजे तक मात्र ₹99 में, ठीक है? तो अभी ऑफ़र का तुरंत लाभ उठाइए, तुरंत अपना पेमेंट कीजिए, ऊपर जो क्यूआर दिया गया है उस पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए और तुरंत की तुरंत अपनी पीडीएफ ले लीजिए। आज 2 बजे से कल दोपहर के 2 बजे तक यह जो है आपको ऑफ़र मिलने वाला है, ठीक है? चलिए अब ये सवाल कर लेते हैं, इसकी ट्रिक आपको बताएँगे किस तरह से सॉल्व करना है। किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 4% की दर से ₹1 है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब जब भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिले तो आपको परेशान नहीं होना है। एक सूत्र याद रखिएगा, सूत्र क्या है? देखिए, CI माइनस SI बराबर PR² का स्क्वायर, बस। ये सूत्र आप याद रखिए, आप आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सर? आइए देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? PR² चलिए देखिए, सॉल्व करते हैं अपन। आंसर डी है, आपको पता है। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। CI और SI का डिफरेंस कितना दिया? ₹1, तो 1 हमने यहाँ पर लिख लिया। अपन से मूलधन पूछा है तो मूलधन पूछ लीजिए, ये लिख लीजिए। 4% की दर बता रहा है तो 4 और 4 2 बार लिख देंगे 4, क्योंकि PR² है। नीचे आपको 100 2 बार लिख देना है, क्योंकि 100 का स्क्वायर सूत्र में दिया गया था। सॉल्व कर लीजिए, 4 से काटेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। इस 100 को 4 से काटिए कितना आएगा? 25 आएगा। और 25 और 25 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा, जिसका आप एक में भले गुणा कीजिए तब भी आपका आंसर 625 ही निकल कर के आएगा। समझ में आया? दोबारा समझाते हैं, देखिए। दोनों का अंतर आपको हमने बताया था, CI माइनस SI बराबर PR² दोनों का अंतर 1 है, 1 लिख लिया हमने, बराबर। P की P लिख दिया, मूलधन हमको पता नहीं है। R² का मतलब 4%, तो 4 को 2 बार लिखना है, ठीक है? नीचे 100 का स्क्वायर यानी कि 2 बार हमको 100 लिखना है, 2 बार 100 लिख दिया, ठीक है? अब सॉल्व कर लीजिए, 4 से 100 को काटा 25 बार, फिर इस 4 से 100 को काटा 25 बार और 25 और 25 का गुणा करेंगे 625 निकल कर के आएगा। आप कैंची का गुणा कर लीजिए, जब 625 का 1 में गुणा करेंगे तो 625 ही आएगा, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैथ के सवाल समझ में आ रहे हैं ना सभी बहनों को? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 सवाल हैं, 13 सवाल हो पाए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, सिम का पूरा रूप क्या होता है? SIM का पूरा रूप क्या होता है? बहुत बार ये जो है MPPSC में पूछा गया है, आपके व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है। तो सीधे आंसर की बात करते हैं इसका, क्योंकि बहुत जो है क्रिटिकल लैंग्वेज दी गई है इसमें। अपन सीधे आंसर की बात करते हैं कि सिम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर, यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। सिम का SIM का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है। पहले ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आपके एग्जाम के ही प्रश्न हैं, कहीं अलग से हम प्रश्न ये लेकर के नहीं आए हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, दांत का कौन सा भाग इनेमल से ढका होता है? क्राउन, मूल, जबड़ा या सभी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो दांत का क्राउन होता है वो जो है इनेमल में धंसा रहता है। देखिए, ये मान लीजिए आपका इनेमल है, ठीक है? इसमें ये जो दांत होता है, ये दांत जो होता है, तो ये दांत जो है वो इस इनेमल में धंसे रहते हैं, ठीक है? तो ऊपर वाले भाग को हम क्राउन कहते हैं, दांत के ऊपर वाले भाग को हम क्राउन कहते हैं, और ये क्राउन जो है वो इनेमल से ढका रहता है। बाकी का नीचे का जो पार्ट होता है वो हमको दिखता है, ऊपर वाला क्राउन वाला पार्ट जो है वो इनेमल में धंसा रहता है। और इस दांत के बारे में आपको पूरा बता रखा है, ठीक है? स्पेशल अलग से भी जो है पीडीएफ में आपको दे रखा है, बाल विकास वाली पीडीएफ में शायद ये है, बाल विकास 2 में इसके बारे में बता रखा है, दांत के बारे में, ठीक है? तो दांत को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। बाकी बायोलॉजी वाली हमने जो पीडीएफ दी है, बायोलॉजी की पूरी कंप्लीट पीडीएफ दी है। बायोलॉजी में आपको परेशान नहीं होना, केवल 2 ही आपको टॉपिक पढ़ना है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। बाकी के जो हम बायोलॉजी की पीडीएफ आपको दे रहे हैं वो अन्य एग्जाम में आपके काम आ जाएगी, ठीक है? अब हमने सोचा 2, भले ही 2 दिया गया है, लेकिन हम सोच रहे हैं बायोलॉजी की एक पूरी पीडीएफ आपको अच्छे से बना कर दे दें, जो अन्य एग्जाम में काम आ जाए। तो उसमें पूरा कंप्लीट बायोलॉजी दिया गया है, लेकिन आपको केवल 2 ही चैप्टर पढ़ना है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, ठीक है? परेशान नहीं होना है। देखिए, तो इनेमल जो है वो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, ये भी आपको पता होगा, इसी में दांत जो है वो धंसा रहता है। कई बार पूछा गया शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, तो वो इनेमल होता है।
16 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? सीधे आंसर पर चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि जो है टोटल 7 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में। देखिए, इसके बारे में बता दें तो अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, लेकिन अध्यक्ष केवल और केवल एक महिला होनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष केवल एक महिला होंगी। पीडीएफ में आपको बता रखा है कि वर्तमान में कौन इसकी अध्यक्ष हैं, पहली अध्यक्ष कौन थी, कब यह बना था, कैसे काम करता है, कौन-कौन इसमें होता है, ये सब कुछ आपको पीडीएफ में बता रखा है महिला आयोग के बारे में। ठीक है? चलिए, तो अभी आपको पीडीएफ पता है ना, ₹118 की मिलेगी कल 2 बजे तक। 118 की आपकी महिला वाली और एमपी टेट की ₹99 की। पंचायती राज मंत्रालय ने किस वर्ष अपने मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष समूह का गठन किया था? चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर सीधे देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, 2007 में इन्होंने एक विशेष समूह का गठन किया था जो पंचायती राज मंत्रालय की सभी योजनाओं की निगरानी करेगा 2007 में। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1978 के पूर्व संपत्ति का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता था? 1978 से पहले। अब 1978 में ऐसा क्या हो गया कि इसको हटा दिया गया? चलिए बता देते हैं, पूरी जानकारी देंगे और ट्रिक भी बताएंगे कैसे आप याद रख सकते हैं। 19 वन डी में, 19 वन ई में, 19 वन एफ में या फिर 19 वन एच में? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 19 वन एफ में हुआ करता था 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार, जो ये कहता था भैया संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। कहीं से रोड जा रही है, अगर बीच में हमारा मकान आ रहा है तो तुम नहीं तोड़ सकते हो, चाहे भले ही रोड को इतना घुमा-घुमा के ले जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरा मकान नहीं तोड़ने दूँगा। ये ऐसा हुआ करता था 1978 से पहले। फिर सरकार ने संविधान संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन किया? 44वां संविधान संशोधन किया। कब किया? 1978 में किया और इस अनुच्छेद को उठा करके 300 ए में डाल दिया। 300 में पहुँचने से क्या हो गया कि ये आपका कानूनी अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कि अगर आप सरकार चाहे तो आपको पैसे दे करके आपका घर यहाँ से हटा सकती है। हाँ, पैसे अच्छे खासे आपको दे देगी कि आप दूसरा घर यहाँ पर जा कर के बना लो, लेकिन ये रास्ते से आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि हाईवे ज़्यादातर सीधे ही जाते हैं। ठीक है? पहले हाईवे ही नहीं बन पा रहे थे, कह रहे थे हमारा घर है भैया, नहीं हटाएँगे, कितने पैसे दे लो, नहीं हटा रहे। तो हाईवे बनाने में दिक्कत हो रही थी, तो मोरारजी जो देसाई जी थे, उनके दिमाग में यह आया था कि ऐसा करते हैं, ये अधिकार को जो 300 ए में डाल देते हैं, कानूनी अधिकार हो जाएगा, अपना कम से कम हाईवे वगैरह तो बनेगा। याद रखने की ट्रिक देखिए, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। ठीक है सर, मिनी संविधान कहते हैं। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। अब ये 2 ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं लोग कि ये 76 था कि 78 था, 42वां कब था, 44वां कब था? आज आपको ट्रिक बता देते हैं, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 4 और 2 को ऐड कीजिए, कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। इस 6 को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 4 और 4 को ऐड कीजिए, कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। इस 8 को उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दो, यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अब आपको हमेशा याद रहेगा 42वां, 4 और 2 6, लास्ट में 6 होगा यानी कि 1976। 44वां, 4 और 4 8, लास्ट में 8 होगा यानी कि 1978। 42 और 44 में बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। आज आपका कन्फ्यूजन समाप्त हो गया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट हो गया। ये एक्ट के बारे में कल वीडियो लेकर आने वाले हैं, पूरे टॉप 100 प्रश्न लेकर के आएंगे, सभी एक्ट को कवर करेंगे। हिंदू उत्तराधिकार एक्ट 1956 किन व्यक्तियों पर लागू होता है? ब्रह्म समाज के अनुयायियों पर, एक व्यक्ति जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया उस पर, दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इन दोनों पर लागू होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। हिंदू उत्तराधिकार एक्ट 1956 ब्रह्म समाज अनुयायियों और बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है। यह अधिनियम हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के बीच उत्तराधिकार और विरासत के नियमों को नियंत्रित करता है। बाकी कल इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं में बालिका का अर्थ है कि वह महिला जिसकी उम्र कितने से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि बालिका में हम किसको मानेंगे? ठीक है, कौन होगा बालिका इस एक्ट के अनुसार? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष? कितने वर्ष से कम उम्र की महिला को हम बालिका मानेंगे? आंसर देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र की जो भी महिला होगी उसको हम बालिका में काउंट करेंगे। देखिए, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारत में 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। यह भारत में और भारत के बाहर सभी भारतीयों पर लागू होता है। ठीक है, अभी कल एक मैडम का फ़ोन आया था, वो ये कह रही थी कि सर हमको पूरा सिलेबस भेजिए, हम जो है, उन्होंने पीडीएफ नहीं देखी। पीडीएफ में क्या होता है? पीडीएफ में आपको हम कंप्लीट सिलेबस देते हैं और चारों सब्जेक्ट का एक-एक सेट देते हैं 15-15 क्वेश्चन का। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगी किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। अब उन्होंने पूरी पीडीएफ नहीं देखी, उन्होंने भैया ये 15 क्वेश्चन वाली ऑब्जेक्टिव देख लिया। अब कह रही सर आपने केवल ऑब्जेक्टिव भेजा, हम जब सिलेबस नहीं पूरा पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव लगाकर क्या करेंगे, पूरा सिलेबस भेजिए हमको। तो भैया हमने कहा ऊपर जाकर देखो तो मैडम पूरा सिलेबस दिया गया है, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट थ्योरी को कवर किया है, जिससे कि आपको थ्योरी के लिए परेशान ना होना पड़े, क्योंकि प्रैक्टिस तो हम यहाँ करा ही रहे हैं एमसीक्यू की। तो पूरा थ्योरी आपको जो है नोट्स में मिलेगा और चारों सेट का एक-एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। ठीक है, बाकी एमसीक्यू हम आपका यूट्यूब पे करा ही रहे हैं।
ठीक है भाई? चलिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, सक्सेस जंक्शन के नाम से चैनल है, सबको पता है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी नंबर आपको दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर से लिख देते हैं 7052547003। इस पर मैसेज करके आप लोग अपनी-अपनी नोट्स प्राप्त कर लीजिए। कल तक ऑफ़र है, कल दोपहर में 2 बजे ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा, चाहे कितने भी लोग आएँ, ठीक है? कल आपको जो है कल तक ये ऑफ़र आपका चल रहा है, ₹118 में आपको मिलने वाली है ये पीडीएफ और महिला सुपरवाइज़र की और एमपी टेट की मात्र ₹99 में। कल ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा, वापस से 128 और 111 की हो जाएगी, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं और बाकी पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना, आप पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, पीडीएफ कभी भी आपको भेज दी जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि 1 से डेढ़ घंटे के अंदर ही आपके पास पहुँच जाए, लेकिन अगर लेट होता है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, किसी के पैसे नहीं रखेंगे भैया, हम सबको देंगे, सबकी पीडीएफ सबके पास पहुँचेगी, ठीक है? तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, स्कैनर दिख रहा है, इस पर पेमेंट करके अपनी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कल जो है एक्ट वाली वीडियो आएगी, ठीक है? नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको भी आप लोग जॉइन कर लेना, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम है। धन्यवाद।